पार न जाने क्या होगा। कभी कभी हवा में हम बहुत कुछ सूंघ लेते हैं। मैं नदी के इस पार खड़ा था और मुझे हवा से सेहरन हो रही थी। हड्डियों को बेधती हुई सी हवा, कानों में कुछ सरगोशी करती हुई, जैसे चता रही हो कि क्यों आए हो यहां, लौट जाओ। अजीब सी गंध ने मुझे घेर रखा था। मुझे उस पार जाना था जहां कुपोषण के शिकार बच्चों की खोज करनी थी। उनके आंकड़े तैयार करके एक एनजीओ को देने थे। 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए मुझे एक अनजान बस्ती में भेज दिया गया था। नदी किनारे खड़ा मैं उस पार बसे गांव में जाने को तैयार था। किनारे से कई नावें आती जाती थीं। उस गांव यानी जमरूदपुर जाने के लिए सिर्फ नावें ही सहारा थीं। सड़कें होंगी पर शायद बहुत दूर से घूम कर जाती होंगी, इसलिए मुझे नाव से ही रोज जाने को कहा गया था, जो 20 मिनट में उस पार पहुंचा देती थी। 3 महीने तक ये सब झेलना था, इसीलिए मन को किसी तरह समझाकर मैं नदी किनारे आ खड़ा हुआ था। 3-4 नावें थीं। कोई बहुत अच्छी हालत वाली नाव नहीं दिख रही थी। सवारियों से लदी हुई नावें ठूस कर भरी हुई, जरूरत से ज्यादा सवारियां। चेतावनी के बावजूद नाव वाला नहीं मानता था। सवारियां भी नहीं मानती थी। मई का महीना था, प्रचंड गर्मी थी। शायद इसीलिए नदी का दामन भी पानी से खाली था। नदी का पाट बहुत चौड़ा था। दूर से नदी नहीं, नद की तरह दिखाई देती थी। पहले ही दिन कुछ अजीब घटा जो बाद में रूटीन बन गया। जैसे ही नाव सवार होने के लिए किनारे की तरफ बढ़ा कि एक गिड़गिड़ाती हुई आवाज आई, मुझे नाव पर चढ़ा दो बेटा। वो एक बूढ़ी कृषकाय स्त्री थी जो हवा में लहराती हुई चल रही थी। चाल में चपलता थी। गुलाबी रंग की मटमैली साड़ी, सिर पर आंचल, पैरों में हवाई चप्पल। पास आई तो देखा हाथ चेहरे सब पर झुर्रियां लटकी हुई थी। रंग साफ था, आंखों में चमक थी। अमूमन इस उम्र तक ऐसी चमक नहीं देखी गई। मुझे क्या। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने थाम लिया और उसे लेकर नाव पर चढ़ गया। मैं नाव के किनारे खड़ा होकर नदी देखने लगा। वो बूढ़ी औरत न जाने किधर सवारियों की भीड़ में समा गई। उस पार उतरा तो किनारे पर ही एक चाय की दुकान मिल गई। सोचा वहीं बैठकर पहले गांव के बारे में जानकारी बटोरी जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। चाय वाला अधेड़ था जो शांत भाव से चाय बनाता और एक छोटा बच्चा सबको कुल्हड़ में चाय पकड़ाता। सुबह सुबह चाय पीते हुए दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने स्थानीय लोगों से बातचीत शुरू की। जवाब के बदले सबकी नजरें गांव की तरफ घूम जाती, जैसे वहां कोई खड़ा हो या इशारे से कुछ भी बोलने को मना कर रहा हो। मैं भौचक, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने। नदी किनारे से सटा हुआ गांव घने वृक्षों से घिरा हुआ था। ताड़ के लंबे पेड़ कतार में दिखाई दे रहे थे। सब कुछ एक रहस्यमय आवरण में लिपटा हुआ प्रतीत हो रहा था। मुझे लगा यहाँ कोई जानकारी हासिल न होगी, गांव के भीतर चला जाए। गांव वालों के अजीबोगरीब व्यवहार और रहस्यमय माहौल के बावजूद मैं अपने काम में मन लगाने की कोशिश करने लगा था। शाम को अंतिम नाव से कस्बे की तरफ लौटता, जहां शहरी सुविधाओं वाला एक छोटा सा कमरा मेरा इंतजार करता। सारा काम ठीक से हो रहा था। बस एक ही घटना रोज होने लगी तो मैं परेशान हो उठा। रोज वही बूढ़ी स्त्री मिलती। सारी सवारियां चढ़ जाती तो वो अंतिम सवारी समझकर मेरे पास आती। मैं रोज यही करता और एक दिन ऊब गया। कोई और नहीं मिलता, मेरे गले ही क्यों पड़ी रहती हो। बिना मेरी बात और झुंझलाहट पर ध्यान दिए उसने हाथ बढ़ा दिया। हमेशा की तरह नाव पर चढ़ाने के लिए वो किसी से नहीं कहती सिवा मेरे। मैं उसे साथ लेकर नाव पर चढ़ता। वो भीड़ में गुम हो जाती, मैं अपने में खो जाता। रोज मिलती, जैसे मेरा इंतजार हो। 2 महीने ऐसे ही निकल गए। मैंने भी इस स्थिति को स्वीकार लिया, या कहें कि वो मेरी आदत में शामिल हो गई थी। मौसम बदल रहा था। तीसरा महीना लग गया था। मानसून आ गया था। नदी की देह भर आई थी लबालब।
बहाव तेज हो गया था, कभी हल्की बारिश और कभी मूसलाधार। नावें ऊपर से ढक गई थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। छाता लिए हुए मैं नाव की तरफ बढ़ा। चारों तरफ निगाहें घूम रही थी। वो नहीं मिली। मैंने बेचैन होकर ढूंढा। आदत जो बन गई थी। एक सवारी से पूछा, नाव वाले से पूछा, सवारियों से पैसा वसूलने वाले से पूछा। सबने इनकार किया किसी ऐसी बूढ़ी स्त्री के बारे में। मैंने बहुत समझाया, रंग रूप तक बताया। मुझे अजीब लग रहा था। किसी ने मुझे उस बुढ़िया को नाव पर चढ़ाते कैसे नहीं देखा। कुछ सवारियों ने मुझे यूं घूरा कि मानो मैंने किसी भूत का पता पूछ लिया हो। हार कर मैंने पूछना बंद कर दिया और भूलने की कोशिश करने लगा। मुझे याद नहीं पड़ता था कि ऐसी कोई अजीब घटना मेरे साथ पहले कभी घटी हो। हाँ, एक अजीब घटना तब जरूर हुई थी जब मैं दिल्ली से पटना जाने के लिए ट्रेन में बैठा था। बहुत भीड़ थी। चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली ट्रेन न तो कभी समय पर चलती है और न ही इन सभी ट्रेनों में इतनी जगह होती है कि कोई सही से बैठ भी पाए। हालांकि मेरा रिजर्वेशन था, मगर भीड़ भाड़ में सब बेकार। मैं सीट पर अपना सामान भी नहीं लगा पाया था कि शोर मचने लगा था, अरे बचाओ बचाओ। सुना था कोई आदमी पटरी पर गिर गया था। बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन में ये कोई नई बात नहीं है। डिब्बे में जगह नहीं होती है और लोग जनरल डिब्बों से गिरते पड़ते रहते हैं। मुझे बहुत चिंता होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैं डिब्बे में घुसकर अपना सामान रख पाया था। बाहर निकला तो शायद ही अंदर घुस पाऊं। वो करुण पुकार मुझे खींच रही थी। डर से बचाने नहीं गया तो मेरी आत्मा धिक्कारेगी। अपने स्वार्थ को धकिया कर मैं बाहर गया था। वो मेरे ही बराबर का रहा होगा। मैंने उसके लिए जगह बनाई। रेलवे अधिकारियों को फोन किया। काफी चोटें आई थी उसे। सिर से खून भी बह रहा था। मैंने उसे अपनी गोद में लिटाया और हाथ मिलते हुए होश में लाने की कोशिश की। इस अफरा तफरी में बार बार लग रहा था कि कहीं ट्रेन छूट गई तो क्या होगा। कहा भैया, कौन हो रिश्तेदार हैं तुम्हारे? भीड़ में से किसी ने पूछा। नहीं नहीं, पर मानवीय रिश्ता तो हम सभी का एक दूसरे से है ना। मैं खिसिया गया था। मेरा दोस्त जो मुझे स्टेशन छोड़ने आया था, वो भी शोर सुनकर लौट आया था। वहां ट्रेन रेंगने लगी थी। मैंने खून से तरबतर युवक को दोस्त के हवाले किया और रेंगती हुई ट्रेन में जो डिब्बा सामने था उसी में चढ़ गया। जब मैं अपने डिब्बे में घुसा किसी तरह, तो मेरे कपड़ों पर खून ही खून था। इधर मैं अपनी सीट पर बैठा, उधर ट्रेन चली। मैंने कपड़े बदले और जल्दी ही सो गया। वो जीवन की पहली घटना थी जब कुछ विचित्र घटा था और स्मृतियों में बसा रह गया था। मैं उसके बाद कई दिन तक अकेला जाता रहा। वो नहीं दिखी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे उस बूढ़ी औरत की फिक्र होने लगी थी, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। सर्वे का काम खत्म हो चुका था। उस रोज अंतिम बार जा रहा था। शाम को लौटते समय घनघोर बारिश हो रही थी। जल्दी अंधेरा छाने लगा था। रघु भैया जल्दी जाइए, नाव नहीं मिलेगी। चाय की दुकान पर काम करने वाला छोटू यानी ननकू मुझे आवाज लगा रहा था। ननकू से मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी। चाय बनाने वाले उस शुष्क अधेड़ से उलट स्वभाव का था ननकू। मैं आते जाते रोज उससे बातें कर। मौसम का मिजाज देखकर ननकू भी डरा हुआ लग रहा था और मुझे भी पहली बार भय लगा। साए साए की आवाज निकालती हवा, पछाड़े खाता पानी और चारों तरफ घिरा गहन अंधेरा। ये नावें कोई साधारण नाव नहीं होती थी। ये हमेशा ही सवारियों से लदी हुई रहती। इतनी ठूस ठूस कर भरी रहती थी कि पूछो ही मत। जरूरत से ज्यादा सवारियां। गांव वाले मना भी करते थे, रोज उसे चेतावनी देते, मगर ना तो वो नाव वाला मानता और ना ही सवारियां। नदी का रूप विकराल हो रहा था। मैं किनारे पर पहुंच तो गया था, मगर मुझे एक भी खाली नाव नहीं मिली थी। उस शाम की वो आखिरी नाव थी। मुझे भी पार जाना था, मगर मेरे गिड़गिड़ाने पर भी मुझे नाव पर चढ़ने नहीं दिया। किनारे पर कोई नहीं बचा था। अब क्या करूंगा? मैं अपना माथा पीट रहा था।
नाव वाले को शायद मेरी ऐसी हालत देखकर दया आ गई। उसने हाथ हिलाया। मैं खुश हो गया। वो नाव में बुलाने का संकेत कर रहा था। मेरी जान में जान आई और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता हुआ पानी में घुसने ही जा रहा था कि कोई मुझसे जोर से टकराया और मैं अचेत होकर वहीं गिर गया। नाव पौ पौ करती हुई दूर निकल गई। मेरा शरीर निचुड़ा हुआ लग रहा था, जैसे जरा भी ताकत न बची हो। बहुत मुश्किल से उठा। मैं पूरा गीला हो चुका था और बारिश के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों के सामने पानी था, बारिश थी और तभी अचानक मेरी आंखों ने उसी मटमैली साड़ी को देखा। वही बूढ़ी औरत मुझे किनारे की तरफ खींच रही थी। लगभग मुझे घसीटती हुई चाय की दुकान तक ले गई। जाने उसमें कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो मुझे घसीट पाई। आंखों के आगे जैसे कोई चलचित्र सा चल रहा हो और अचानक रेलवे स्टेशन का वाकया मेरी आंखों के आगे कौंध गया। मैं कुछ पूछना चाहता था। बहुत से सवाल मन में उठ रहे थे, पर उसे देखकर मैं इतना चकित था कि शब्द कहीं खो से गए थे। वो तो रोज आती जाती थी, रोज लौटती थी, जाने क्यों और कहां। मैंने पूछा भी नहीं कभी। यहाँ इस समय मैं उठकर कुछ पूछना चाहता था कि नजरें नदी की तरफ अफसोस से उठी। नाव आंखों से ओझल। एक तरफ नाव जा रही थी और मेरी आशाएं भी धूमिल होती जा रही थी। उफ, मुझे आज यही रात काटनी होगी। बारिश का तांडव चालू था। इस छोटे गांव में जहां गिने चुने घर थे, मैं कहाँ जाऊंगा? कौन मुझे घर में आसरा देगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे कपड़े गीले हो गए थे और मुझे अब ठंड भी लग रही थी। मैं उसी ननकू की दुकान पर बैठकर सोचता रहा। आज वहां भी कोई नहीं था। बारिश तेज और तेज होती जा रही थी। एक बार तो मन में ख्याल आया कि न जाने नाव कैसे पहुंची होगी। इतनी बारिश और इतनी हवा में कैसे नाव अपना संतुलन बनाए रख पाई होगी। बुढ़िया पर गुस्सा आने लगा था। अगर वो ना आती बीच में तो मैं इस एडवेंचर राइड का मजा ले रहा होता। मगर ये बुढ़िया न जाने कहां से आ गई। मैं उस पर चीखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं चौंक गया। वो बुढ़िया गायब हो चुकी थी। मैं कांपने लगा, ठंड से भी और भय से भी। एक अजीब सा सन्नाटा मेरी देह में भरने लगा। ए भगवान, ये क्या माजरा है? आखिर वो कौन है? आती है, जाती है, फिर आती है। मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देती है। मेरे अलावा किसी से बात नहीं करती है। आखिर ये कौन है? कौन है और मेरा क्या रिश्ता है उससे? क्यों वो मेरे इर्द गिर्द घूमती है? उसकी कांपती हुई बाहें इतनी मजबूत कैसे हो गई कि मुझे खींच पाई? इतनी ताकत कहां से? कहा मैं 30 बरस का और कहा वो 60 के करीब मरियल निरीह औरत। मैं डर रहा था। सोचा और सोचता रहा कि आएगी तो पूछूंगा, मगर वो नहीं आई। मैं ठंड से कांपता हुआ चाय की दुकान पर बैठा रहा। मगर वहां पर बैठने का क्या निमित्त था? वहां से तो जाना ही था। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके अंदर रोशनी सी जल रही थी। शांत था सब कुछ। लालटेन की इतनी रोशनी थी कि झोपड़ी के अंदर का थोड़ा बहुत दिख जाए। बाहर मूसलाधार बारिश थी। मेरे कपड़े भीग गए थे और मैं बस अब रात गुजारने की जगह चाह रहा था। मैंने झोपड़ी में झांक कर देखा। अंदर एक बूढ़ा सो रहा था। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। न मैंने कुछ पूछा और न ही उस बूढ़े ने कुछ कहा। जैसे कोई मशीनी मानव हो या किसी प्रकार के प्रभाव में हो। मैं अंदर गया। रात भर रहने की जगह मिली। मैं गीले कपड़ों में जमीन पर ही एक ओर दुबक गया। मैं उनसे बुढ़िया की कहानी पूछना चाहता था, मगर बूढ़े की हालत ऐसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बोलने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखें पथराई हुई थीं और शरीर एकदम कंकाल मात्र, जैसे किसी हड्डियों के ढांचे पर कपड़े पहनाकर उसे खड़ा कर दिया गया हो। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे कहीं शून्य में कुछ निहार रहा हो। मुझे गीली शर्ट में कांपते देखकर उसने एक शर्ट मेरी तरफ बढ़ा दी। उस लालटेन की रोशनी में केवल उसका हल्का नीला रंग दिखा। मैंने उसके हाथ से वो शर्ट ली, पर कुछ कहा नहीं। इतना थका हुआ था कि लेटते ही सो गया। वैसे भी मेरा दिमाग कुछ सोचने या समझने की हालत में नहीं था। सुबह जागा तो उस झोपड़ी में मैं अकेला था।
दरवाजा अंदर से बंद था। बूढ़ा गायब था। उसका कोई सामान भी वहां नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो झोपड़ी निर्जन हो और वहां कभी कोई रहा ही नहीं हो। मैं बाहर निकला तो गंगा किनारे हड़कंप मचा हुआ था। हर तरफ चीख पुकार थी। पुलिस थी और तैनात थे और आसपास के गांव वाले। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ था। गांव वालों की बातों से पता चला कि शाम वाले नाव बीच गंगा में डूब गई थी। गोताखोर डूबी हुई सवारियों को ढूंढ रहे हैं। नाविक ने चेतावनी के बावजूद ज्यादा सवारियों को बैठा लिया था। मेरा सिर घूम रहा था। मैं सोच रहा था कि उस बुढ़िया ने मुझे बचाया, मगर क्यों? और मेरे शरीर पर ये मेरी शर्ट वापस कहां से आई? कल तो मैंने रात में बदली थी। मैं वापस उसी झोपड़ी की तरफ भागा। झोपड़ी खाली थी। एक कोने में सूखी लालटेन थी, जैसे कई महीनों से तेल ही ना हो। मगर कल ही रात वो जली है। रघु सर जी, अच्छा हुआ जो रात को तुम नहीं गए, नहीं तो तुम भी नदी में समाये गए होते। ननकू दातून करता हुआ बोल रहा था। मैं उससे क्या कहूं कि मुझे बुढ़िया ने बचाया। उस अनजान औरत ने मुझे अंतिम नाव पर चढ़ने से रोका। मगर मुझे क्यों बचाया? मेरी कौन से एहसान का बदला चुका रही थी? आखिर क्या रिश्ता था? क्यों? कौन थी वो? रोज इस पार से उस पार क्यों आती जाती थी? और ये बूढ़ा कहाँ गया? उधर चाय की दुकान पर बातें हो रही थीं कि कब कितनी नावें डूबी और कितने लोग मरे। सुनते हैं कुछ दिन पहले ही ऐसी बाढ़ आई थी कि ये चाय की दुकान और उसके बगल में बसी झोपड़ी भी बह गई थी। गांव वालों ने झोपड़ी तो बना दी, लेकिन उसमें रहने वाले बूढ़ा बूढ़ी का पता नहीं चला। शायद नदी बहा ले गई। ननकू ने पहली बार मुंह खोला। सुनते हैं इस झोपड़ी में रहने वाले बुड्ढे बुढ़िया का इकलौता बेटा दिल्ली में मजूरी करता था। छठ की छुट्टियों में गांव आने वाला था, पर नहीं आया। कोई बता रहा था ट्रेन से चोट खाकर मर गया। ये झोपड़ी तो तब से खाली पड़ी है। कोई फटकता नहीं उसके आसपास। ये भूतिया है। आवाजें आती हैं रात को। आप इसमें कैसे सोए? उसकी नन्ही आंखें भय से फटी हुई थी। उसकी भूरी पुतलियों में कोई परिचित साया लहराता सा दिखा। मैं पलटा। सिर्फ नाव वाला आवाज दे रहा था, दूर से। पहले दिन वाली अजीब सी गंध हवा में तैर रही थी। दूर नदी के पानी पर मुझे 3 साए लहराते हुए दिख रहे थे। मैंने आंखों को मला और फिर देखा, कुछ भी तो नहीं था। मेरी आंखों का भ्रम होगा, या फिर ये हवा धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रही है। मुझे 1 साल पहले की स्टेशन से लेकर कल रात तक की सारी घटनाएं फिर से याद हो आईं। मैं वहां से भागा, लेकिन अगर कोई देख सकता तो देख पाता कि मेरे पीछे 3 जोड़ी पैर और भाग रहे थे, और अब वो हमेशा मेरे साथ रहने वाले थे।